Assalamu alaikum. Hello students, how are you? I hope all of you are well. So today the topic we are about to discuss is important accounting terms and concept. These terms will be used throughout accounting. This is our basic level, so we will discuss only at the basic level. So let's see. सबसे पहले गुड्स को देखते हैं। अकाउंटिंग की ज़बान में गुड्स किसे कहते हैं? देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी चीज़ को बेचने की नीयत से ख़रीदता है तो वो चीज़ कंपनी के लिए गुड्स कहलाएगा। या कोई कंपनी किसी चीज़ को ख़ुद बनाकर आगे मार्केट में बेचने लगता है तो वो चीज़ कंपनी के लिए गुड्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपकी एग्जांपल लेता हूँ। मार्केट में आपका एक शॉप है जिसमें आप मोबाइल, हेडफोन, चार्जर वगैरह बेचते हैं। तो आपकी दुकान में जितनी भी हेडफोन्स, मोबाइल और चार्जर वगैरह पड़े होंगे वो आपके लिए गुड्स के होंगे। लेकिन अब इसी दुकान में फ़र्नीचर भी होंगे जो अपने मोबाइल को प्रॉपर तरीके से रखने के लिए बनाए होंगे। वो फ़र्नीचर आपके लिए गुड्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो आपने बेचने के लिए नहीं रखे हुए हैं। वो फर्नीचर आपने मोबाइल को, चार्जर को, हेडफोन को प्रॉपर तरीके से रखने के लिए बनाए होते हैं। तो हर वो चीज़ जो रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं उसे गुड्स कहा जाता है, और जो फॉर द पर्पज़ ऑफ यूज़ होता है वो आपके गुड्स नहीं कहलाएंगे। बात है डिफिनेशन पे। थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पज़, हर वो चीज़ जिसको बेचने की नीयत से ख़रीदा जाता है। एनीथिंग विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पज़, हर वो चीज़ जिसको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है ताकि उसे आगे बेचा जा सके, तो उस चीज़ को भी गुड्स कहा जाता है। अब नीचे एग्जांपल्स पे देखिए। फर्नीचर विल बी गुड्स टू अ फर्नीचर डीलर। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आपके मोबाइल के शॉप में जो फर्नीचर पड़े होंगे वो आपके गुड्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो फॉर द पर्पज़ ऑफ यूज़ था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर विल बी गुड्स टू अ फर्नीचर डीलर। अब जो फर्नीचर वाले काम करते हैं, जो अलमारियाँ वगैरह बनाते हैं, टेबल वगैरह बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, उनके लिए तो ये गुड्स कहलाएंगे क्योंकि उनका काम ये होता है, क्योंकि वो बनाते हैं इसी वजह से ताकि वो आगे सेल कर सके। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। बुक्स विल बी गुड्स टू अ बुक सेलर। देखिए, जो स्टेशनरीज वगैरह होती है, जो बुक्स बेचते हैं, उनका काम क्या होता है, उन्होंने बुक्स अपने दुकान में क्यों रखी होती है ताकि वो पब्लिक को बेच सके। तो बुक सेलर के लिए वो बुक्स है वो गुड्स कहलाएंगे। यानी हर वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ख़रीदते हैं तो उस चीज़ को गुड्स कहते हैं। यानी गुड्स होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। अब आती है परचेजेस पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परचेजेस एंड गुड्स? दीज टू वर्ड्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। देखिए, गुड्स उन चीज़ों को कहा जाता था जो बेचने के लिए होती है। अब उसी बेचने वाली चीज़ को जब ख़रीदा जाता है तो इस ख़रीदने वाले अमल को परचेजेस कहा जाता है। यानी जब भी कोई कंपनी किसी चीज़ को बेचने की नीयत से ख़रीदता है तो उस ख़रीदने वाले अमल को परचेज कहा जाता है। अब आते हैं डिफिनेशन पे। व्हेन सेलेबल गुड्स आर बॉट इन अ बिजनेस इट इज़ सेड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। यानी बेचने वाली चीज़ को जब ख़रीदा जाता है तो उस प्रोसेस को परचेजेस कहा जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। टू अ फर्नीचर डीलर, व्हेनेवर फर्नीचर इज बॉट इट विल नॉट बी नेसेसरी टू मेंशन दैट फर्नीचर हैज बीन परचेज्ड, सिंपली इट विल बी सेड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। यानी फर्नीचर डीलर जब वो फिनिश प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। जब वो रॉ मटेरियल खरीदता है तो ये कहना लाजमी नहीं है कि फ़र्नीचर ख़रीदा उसने, बल्कि ये कहेंगे कि उसने परचेज़ की। यानी अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसे हम परचेज़ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपली हम लिखेंगे कि परचेजेज अकाउंट। हर प्रोडक्ट के नाम को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब परचेजेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। परचेजेस के अंदर ये 5 चीज़ें आती है। कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस जिसको परचेजेस ऑन अकाउंट भी कहते हैं, परचेज रिटर्न्स जिसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहा जाता है, परचेज डिस्काउंट एंड परचेज अलाउंस। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैश परचेजेस। देखिए, हर उस ट्रांजैक्शन को कैश परचेजेस कहा जाएगा जिसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट किया जाए, जो नकद में ख़रीदा जाए, उस ट्रांजैक्शन को कैश परचेजेस कहा जाता है। यानी जब भी कोई कंपनी कोई चीज़ खरीदता है और उसकी पेमेंट उसी वक्त करता है तो उस ट्रांजैक्शन को कैश परचेजेस कहा जाएगा। तो चलिए अब डिफिनेशन पर। इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर एंड पेमेंट इज मेड टू हिम एट द सेम टाइम सच परचेजेस आर नोन एज कैश परचेजेस। यानी जब भी किसी सप्लायर से कोई चीज़ ख़रीदा जाता है और उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसी चीज़ के बदले उसे पेमेंट भी कर दी जाती है तो इस ट्रांजैक्शन को कैश परचेजेस कहा जाएगा। यानी पेमेंट में डिले नहीं होता। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। व्हाट इज़ क्रेडिट परचेजेस? देखिए, हर वो चीज़ जो उधार पे ले जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट परचेजेस कहा जाएगा। यानी जो चीज़ हम लोग उधार पे लेते हैं तो उस प्रोसेस को या उस अमल को क्रेडिट परचेजेस कहा जाएगा। तो चलिए अब डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर एंड पेमेंट इज नॉट मेड टू हिम एट द सेम टाइम रादर द पेमेंट इज अरेंज्ड टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट सच परचेजेज आर नोन एज क्रेडिट परचेजेज। यानी जब भी कोई कंपनी किसी सप्लायर से कोई चीज़ खरीदता है और पेमेंट उस टाइम उसी सप्लायर को नहीं किया जाता बल्कि आने वाले वक्त में उस सप्लायर को पेमेंट किया जाता है तो इस प्रोसेस को या इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट परचेजेस कहा जाता है। यानी चीज़ उधार पे लेना और पेमेंट जो है वो आगे फ्यूचर में करना। तो चलिए परचेज के तीसरे टाइप को देखते हैं। व्हाट इज़ परचेज रिटर्न? देखिए, सप्लायर से जो माल ख़रीदा जाता है उस माल को वापस भी तो किया जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात माल जो है वो ख़राब निकलता है
या पूरा तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, या जो माल कंपनी वाले ने ऑर्डर किया होता है उस ऑर्डर के हिसाब से माल भेजा नहीं जाता, तो इन कंडीशन में या इस सूरत हाल में सप्लायर को माल वापस किया जाता है। तो इस वापस करने वाले अमल को परचेज रिटर्न कहा जाता है, यानी जो ख़रीदा हुआ माल वापस सप्लायर को बेचते हैं तो इस प्रोसेस को परचेज रिटर्न कहा जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन को। गुड्स वंस परचेज्ड मे सब्सिक्वेंटली बी सेंट बैक टू द सप्लायर फॉर सर्टेन रीजन, सच रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर इज नोन एज परचेज रिटर्न। इनके रीज़न क्या हो सकते हैं? गुड्स आर डिफेक्टिव, ख़राब निकलते हैं, डैमेज पूरी तरह तबाह के बिलो स्टैंडर्ड के हिसाब से होते ही नहीं, तो इन रीजंस की वजह से उन गुड्स को वापस किया जाते सप्लायर को। अब आते हैं परचेजेस के चौथे टाइप पे। व्हाट इज़ परचेज डिस्काउंट? देखिए, परचेज डिस्काउंट तब वजूद में आता है जब गुड्स उधार पे ख़रीदा जाता है। वो कैसे? तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। जब भी कोई कंपनी किसी सप्लायर से उधार पे गुड्स ख़रीदता है तो इस सूरत हाल में सप्लायर एक टाइम पीरियड सेट करता है कंपनी वाले के लिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी वाले ने पेमेंट करना है सप्लायर को। अब अगर इस टाइम पीरियड से पहले सप्लायर को पैसों की ज़रूरत हुई तो सप्लायर कंपनी वाले को एक ऑफ़र देगा कि अगर कंपनी ने सेट किया हुआ टाइम पीरियड से पहले सप्लायर को पेमेंट किया तो कंपनी को पेमेंट में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस ऑफ़र को अगर कंपनी वाले ने एक्सेप्ट किया तो अकाउंटिंग में इस ऑफ़र को परचेज डिस्काउंट कहा जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन को। परचेज डिस्काउंट इज एन ऑफर फ्रॉम द सप्लायर टू द परचेजर टू रिड्यूस द पेमेंट अमाउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ चुका होगा, तो चलिए इसको मजीद एक एग्जांपल से समझते हैं। अली परचेज द मोबाइल ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर ₹20,000। अली ने एक मोबाइल ख़रीदा 20,000 का उधार पे। नॉर्मल टर्म्स क्या है? नेक्स्ट 30 डेज़, यानी अगले 30 दिन में अली ने पेमेंट करना है। और सेटलमेंट पीरियड कितना है? नेक्स्ट 10 डेज। सेटलमेंट पीरियड से क्या मुराद? यानी कैश सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2% गिवन इफ पेड विद इन 10 डेज। यानी सेटलमेंट पीरियड से ये मुराद, यानी अगर सप्लायर को पैसों की ज़रूरत हुई तो वो अली को एक ऑफ़र दे रहे 10 दिन का। अगर अली ने 10 दिन में पेमेंट की तो अली को 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर अली ये डिस्काउंट अवेल करेगा तो 20,000 मल्टीप्लाई इंटू 2% जो 400 निकलेगा। अब इस 400 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो बचा कितना? 19,600। तो अली सप्लायर को सिर्फ 19,600 रुपये देगा इंस्टेड ऑफ 20,000। देखिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 400 कोई इतना बड़ा रकम तो है नहीं। देखिए, कंपनीज जो है वो अरबों रुपये में डीलिंग्स करती है, तो उस हिसाब से अगर 2% निकाला जाए तो वो लाखों करोड़ों रुपये में बनते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज जो है वो सफ़र को डिक्लाइन नहीं करते। अब देखते हैं सेल्स के डेफिनेशन को। देखिए, जैसे कि परचेजेस की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कंपनीज गुड्स और प्रोडक्ट्स ख़रीदता है रीसेल पर्पज़ के लिए तो उस प्रोसेस को परचेजेस कहा जाता था। अब जब उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक्चुअली में सोल्ड किया जाता है कस्टमर को तो इस प्रोसेस को सेल्स कहा जाता है। यानी गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज़ और एक्चुअली सोल्ड टू कस्टमर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्स। अब देखते हैं डेफिनेशन को। व्हेन सेलेबल गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट ए स्पेसिफिक प्राइस इट इज सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड। यानी जो गुड्स रीसेल पर्पज़ के लिए कंपनीज वाले ख़रीदते हैं वो जब एक्चुअली में सोल्ड करते हैं कस्टमर को फॉर अ प्राइस, यानी उसके ऊपर एक कीमत रखी जाती है जो कस्टमर से ली जाती है, तो इस प्रोसेस को या इस अमल को सेल्स कहा जाता है। यानी बिजनेस में हम कहेंगे कि सेल्स हैव बीन मेड। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। देखिए, जब कंपनीज वाले परचेजेस करते हैं तो उन गुड्स का कंट्रोल किसके पास आ जाता है? कंपनीज़ के पास, यानी उनका मालिक कंपनीज़ बन जाता है। अब जब उसी गुड्स को थर्ड पार्टीज यानी कस्टमर को सेल किया जाता है तो उसका कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर प्राइस, यानी उसके बदले कस्टमर से प्राइस ली जाती है। तो कंट्रोल और ऑनरशिप जो है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इस प्रोसेस को भी सेल्स कहा जाता है। देखिए, सेल्स की एक आसान एग्जाम्पल ये है कि जब भी आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आप जितनी भी शॉप्स देखते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे वो शॉप्स जितनी भी चीज़ें बेचते हैं आम आवाम को तो वो सारी सेल्स होंगी उस शॉप के लिए। अब देखते हैं एग्जांपल को। मोबाइल परचेज्ड फॉर ₹3,000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹4,000 इट विल बी सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड एट ₹4,000। यानी 3,000 का ख़रीदा हुआ मोबाइल 4,000 का बेचा गया, 1,000 को प्रॉफिट हुआ, तो अकाउंटिंग की ज़बान में हम ये कहेंगे कि 4,000 का सेल्स हुआ है। यानी बुक ऑफ अकाउंट में सेल्स वाले सेक्शन में 4,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, एक चीज़ को समझे, जो परचेज़ वाले सेक्शन में मैंने जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया वही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सेल्स वाले सेक्शन में भी अप्लाई होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जो सेल्स वाला सेक्शन है वो परचेज़ वाले सेक्शन के अपोजिट होगा। यानी कंपनीज़ परचेज़ वाले सेक्शन में कॉस्ट सेक्रीफाइस कर रहा था और यहाँ सेल्स वाले सेक्शन में कंपनीज़ उस सेक्रीफाइड कॉस्ट के बदले बेनिफिट रिसीव करेगा। तो इसलिए इस सेक्शन को मैं शॉर्टली डिस्कस करूँगा। तो सेल्स के अंदर भी 5 चीज़ें आती है। कैश सेल, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न जिसको रिटर्न इनवर्ड्स भी कहा जाता है, सेल्स डिस्काउंट एंड सेल्स अलाउंस। सबसे पहले देखते हैं कैश सेल। व्हाट इज़ कैश सेल? देखिए, जब कंपनीज वाले जब भी किसी कस्टमर को गुड्स बेचते हैं तो उस गुड्स के बदले उसी टाइम जब वो कस्टमर से पैसे वसूल करते हैं तो इस किस्म के ट्रांजैक्शन को
कैश सेल कहा जाएगा। अब इसको दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं। देखिए आपका मार्केट में एक शॉप है मोबाइल बेचने की। अब आप मोबाइल जब कस्टमर को सेल करते हैं और आप कस्टमर से उसी वक्त उस मोबाइल के बदले पैसे ले लेते हैं तो ये ट्रांजैक्शन आपके लिए कैश सेल हो जाएगा। अब देखते हैं डेफिनेशन को। इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एट द सेम टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सच सेल्स आर नोन एज कैश सेल। अब देखते हैं सेकंड टाइप को, व्हाट इज़ क्रेडिट सेल्स। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी कंपनीज वाले कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर को और उस प्रोडक्ट के बदले कस्टमर से वो ऑन द स्पॉट उसी वक्त पैसे नहीं लेता बल्कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में उस कस्टमर से पैसे लेता है, तो इस किस्म के ट्रांजैक्शन को क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। जो मार्केट में आपका शॉप था मोबाइल का, आप कस्टमर को मोबाइल बेच देते हैं लेकिन पैसे वसूल नहीं करते, बल्कि आने वाले दिनों में कोई टाइम पीरियड सेट करके उस कस्टमर को फारिग कर देते हैं और मोबाइल भी दे देते हैं, तो इस किस्म के ट्रांजैक्शन को क्रेडिट सेल्स कहा जाएगा। अब देखते हैं डेफिनेशन को। इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर एंड ही डज नॉट पे द प्राइस ऑफ गुड्स एट द सेम टाइम बट एग्रीज टू मेक पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट, द सेल्स आर कॉल्ड क्रेडिट सेल। अब देखते हैं तीसरे टाइप को, व्हाट इज सेल्स रिटर्न। देखिए कंपनीज ने जो प्रोडक्ट्स कस्टमर को सेल किए थे, अगर उसी प्रोडक्ट्स में कोई ख़राबी निकले तो वही कस्टमर उसी प्रोडक्ट्स को वापस कंपनी के पास बेच देगा, तो इस किस्म के ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। यानी आपका जो मोबाइल का शॉप था, जो मोबाइल आपने कस्टमर को बेचा, कल को अगर उसी मोबाइल में कोई ख़राबी निकले तो वही कस्टमर वही मोबाइल आपके पास वापस लेगा, तो जब वो वापस लाएगा तो इस किस्म के ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। अब देखते हैं डेफिनेशन को। अ कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड मे रिटर्न दीज गुड बैक टू द सेलर। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? गुड्स आर डिफेक्टिव, अनसेटिस्फैक्टरी, डैमेज्ड बिलो स्टैंडर्ड। सो डिड यू पीपल नोटिस दैट द सेम कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड व्हिच वाज रीड इन परचेज सेक्शन। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट को, व्हाट इज सेल्स डिस्काउंट। देखिए सेल्स डिस्काउंट भी तब अराज होता है जब कंपनीज वाले कस्टमर को क्रेडिट पे चीज़ें देते हैं। अब जब उधार पे चीज़ देते हैं तो एक टाइम सेट किया जाता है कि इस टाइम तक कस्टमर ने कंपनी वाले को पे करना है। अब अगर उस टाइम से पहले कंपनी को पैसों की ज़रूरत भी तो कस्टमर को एक ऑफ़र देगा कि अगर आपने इस वक्त से पहले पेमेंट की तो आपको कुछ पेमेंट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर कस्टमर ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो इस किस्म के ऑफ़र को सेल्स डिस्काउंट कहा जाएगा। ये सेम वही कंसेप्ट है जो परचेज डिस्काउंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ वहाँ पे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, यहाँ पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। परचेज वाले सेक्शन में रिलैक्सेशन कंपनीज को दिया जाता था जबकि सेल्स वाले सेक्शन में रिलैक्सेशन कस्टमर को दिया जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन को। अ सेल डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स दैट इज ऑफर्ड बाय द सेलर इन एक्सचेंज फॉर अर्ली पेमेंट बाय द बायर। दिस अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड व्हेन अ सेलर इज इन इमीडिएट नीड ऑफ कैश। देखिए जो सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट है ये भी तब ऑफर किया जाता है जब कंपनीज या सप्लायर को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत होती है, अदरवाइज नॉर्मली ये ऑफर जो है वो प्रोवाइड नहीं करते अगर पैसों की ज़रूरत ना हो। अब देखते हैं एग्जांपल को। देखिए वही सेम एग्जांपल है जो हम लोगों ने परचेज डिस्काउंट में पढ़ा था, सिर्फ वहाँ पे मैंने परचेज़र को मेंशन किया था जो कि अली था, सेलर को मेंशन नहीं किया था। सेलर कौन है? नासिर। यानी जो 400 कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ये 400 अली के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज डिस्काउंट होगा, लेकिन नासिर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? सेल डिस्काउंट। ऑफ़र कौन दे रहा है? नासिर। और ऑफ़र ले कौन रहा है? अली। तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए आप लोग परचेज डिस्काउंट वाला सेक्शन देखिए, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू वाला की, बाकी सेम कंसेप्ट है। देखिए परचेज सेक्शन और सेल सेक्शन में जो फिफ्थ टाइप था वो था परचेज अलाउंस एंड सेल्स अलाउंस। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए जब कंपनीज गुड्स सेल करते हैं कस्टमर को तो बाज़ औक़ात कस्टमर को पता चल जाता है बाद में कि गुड्स जो कस्टमर ने ख़रीदा है उसमें कुछ ख़राबी होती है, छोटा सा ख़राबी होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन ख़राबी होती है। तो इसी सूरत में कंपनीज क्या करता है कि वो उस गुड्स के प्राइस को थोड़ा कम करता है और कस्टमर को इंड्यूस करता है, यानी कस्टमर को कन्विंस करता है कि वो गुड्स अपने पास रखे, न कि कंपनी वाले को वापस करे। अब अगर कस्टमर कंपनी के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा तो जो प्राइस रिड्यूस किया है ये कंपनी के लिए सेल्स अलाउंस बन जाएगा और कस्टमर के लिए परचेज़ अलाउंस बन जाएगी, क्योंकि कस्टमर परचेज़र है, परचेज़ कर रहा है, और कंपनी जो है वो सेलर है, सेल कर रहा है, तो इसलिए कंपनी के लिए सेल्स अलाउंस बन जाएगा। तो सिंपली इस चीज़ को परचेज़ और सेल्स अलाउंस कहते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन को। Sometime the customer find that goods purchased have minor defects. In that case, the seller may agree to reduce the sale price of defective goods to induce the customer to keep the goods. Such reduction in price is known as purchase allowance to the customer and sales allowance to the seller. अब आप लोग सोचेंगे कि यही फार्मूला सप्लायर और कंपनीज परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में क्यों अप्लाई नहीं करते। देखिए परचेज और सेल रिटर्न में जो है गुड्स या तो पूरा का पूरा डैमेज होता है या डिफेक्टिव होता है लेकिन बड़े लेवल पे है, तो वहाँ पे गुड्स इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते, इसलिए वो रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है माइनर डिफेक्ट होता है, यानी इस डिफेक्ट के अलावा भी गुड्स इस्तेमाल करने के काबिल होता है, तो इस वजह से प्राइस को रिड्यूस कर देता है ताकि गुड्स वापस ना करें। देखिए जब कंपनीज कस्टमर को गुड्स सेल करता है तो इस एक ट्रांजैक्शन में परचेज सेक्शन और सेल सेक्शन दोनों कवर होते हैं।
कंपनी क्या है, सेलर, और जो कस्टमर क्या है वो परचेज़र। अब परचेज सेक्शन में हम लोगों ने जो जो पढ़ा था वो कस्टमर के हिस्से में आएगा, और सेल सेक्शन में हम लोगों ने जो जो पढ़ा था वो कंपनी के हिस्से में आएगा। तो इस एक ट्रांजैक्शन में परचेज और सेल सेक्शन दोनों कवर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।